वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ फॉर स्टडीज़। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर 3 ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 9th का पार्ट 4। तो ये पार्ट भी बाकी तीनों पार्ट की तरह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस पार्ट में आपको नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। आगे इस चैप्टर के नई नई चीज़ें जहाँ पे हमने स्किप करा था वहीं से हम अपना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पे आई थिंक कि हमने यहीं से छोड़ा था अपना राइटिंग केमिकल फार्मूला। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसे ही। आपको ये सब तो समझ में आ गया ना जब मैंने पहले समझाया। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो की लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी जो मेरी पार्ट 3 वीडियो है उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगा। आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइटिंग केमिकल फॉर्मूले। अब केमिकल फॉर्मूले होते क्या हैं, अब इसमें हम बताए चलेंगे कि केमिकल फॉर्मूले होते क्या हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन। अगर आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए सो यू कैन राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ एन कंपाउंड इज अ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन। तो आप ये राइट कर सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप नोट कर लीजिए 1 2 3। तो चलिए अब देखते हैं कि केमिकल फार्मूला एक्चुअल में होता क्या है। केमिकल फार्मूला एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है एक कंपाउंड के, जिसमें कि उसके कॉम्पोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं उसके सिंबल्स। जैसे कि हमारा जो ये है केमिकल फार्मूला, यहाँ पे तो सारे एलिमेंट्स ही हैं, अभी कंपाउंड्स आएंगे। सब आयंस हैं, ये आयंस है, ठीक है ना, ये सिंबल्स हैं और उनके, ठीक है। तो द केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड कैन बी रिटन ईजिली। तो जो बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड के जो केमिकल फार्मूले होते हैं वो बहुत ही आसानी से हम लिख सकते हैं। फॉर दिस एक्सरसाइज वी नीड टू लर्न द सिम्बल्स एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स। मतलब इस चीज़ के लिए हमें सिम्बल्स को लर्न करना पड़ेगा और कंबाइनिंग कैपेसिटी, एलिमेंट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी को लर्न करना पड़ेगा। तो आप उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंबल्स और कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें देखते हैं हम। देखिए कंबाइनिंग कैपेसिटी और सिंबल्स को हम लर्न करना बहुत इजी है, उसमें कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम सिंबल्स को लर्न कर पाएँ। सिंबल्स जो होते हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। सिंबल्स में हम क्या कर सकते हैं, सिंबल्स में हम जो हमारा फर्स्ट और सेकंड लेटर होता है ना उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इसमें। ओके, सो फर्स्ट लेटर इज एन, जैसे ये सोडियम है। बट जो सम एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो सिंबल्स होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज के बेस पर होते हैं, और जो थोड़े से ही होते हैं जिन पे लैटिन लैंग्वेज के बेस पर होते हैं, और बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे जो हमारे सिंबल्स होते हैं वो हमारे एलिमेंट्स के नाम पे ही बेस्ड होते हैं, ठीक है। द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। अब अगर आपको वैलेंसी की डेफिनेशन लिखनी आए तो आप यहाँ से लिख सकते हैं द कंबाइनिंग पावर ऑफ और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इज वैलेंसी। एक कंबाइनिंग कैपेसिटी या फिर पावर एक एलिमेंट की क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। तो valency can be used to find out how the atoms of the elements will combine with the atoms of another element to form a chemical compound। मतलब जो हमारी वैलेंसी होती है वो किस चीज़ में यूज़ होती है, उसका यूज़ ये है कि हमें इस वैलेंसी से ये पता चलता है कि किस तरीके से एलिमेंट्स के एक तरीके के एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो दूसरे तरीके के एलिमेंट्स के साथ कैसे कंबाइन होते हैं और केमिकल कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, ठीक है। द वैलेंसी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ एज हैंड्स और आर्म्स ऑफ दैट एटम। मतलब जो वैलेंसी होती है एटम की किसी भी एलिमेंट की, वो हम ऐसे लिख सकते हैं कि वो उसके हाथ या उसकी जो बाहें होती है ना, भुजाएं, वो हो सकती हैं उस एटम की। ओके, तो ह्यूमन बींग्स हैव 2 आर्म्स एंड एन ऑक्टोपस हैज़ 8। मतलब जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके 2 आर्म्स होते हैं, 2 हाथ होते हैं सभी ह्यूमन बींग्स के, और जो ऑक्टोपस होता है उसके 8 है आर्म्स होते हैं। इफ़ वन ऑक्टोपस हैज़ टू कैच hold of a few people in such a manner that all the 8 arms of the octopus and both arms of the humans are locked।
हाउ मैनी ह्यूमंस डू यू थिंक द ऑक्टोपस कैन होल्ड? मतलब अगर ये देखो कि एक ऑक्टोपस को इस तरीके से लोग जो पीपल्स है उन्हें होल्ड करना है कि उसके जो सारे 8 के 8 हाथ ऑक्टोपस के और ह्यूमंस के जो दोनों हाथ हैं वो लॉक्ड हो जाएं। तो ये इसमें पूछा हुआ है कि किस तरीके कितने ह्यूमंस उसके लिए नीड होंगे। अब वो तो पता कि 4 ह्यूमंस नीड हो गए क्योंकि 8 हैंड्स ऑक्टोपस के हैं और 2 हैंड्स एक ह्यूमन बीइंग के हैं। अब अगर हमें उसे 8 ही करना लॉक करना तो पूरे 8 ह्यूमंस 4 ह्यूमंस चाहिए होंगे हमें, ठीक है ना। तो उसमें पूछा है कि कितने जो ऑक्टोपस ने कितने ह्यूमन बींग्स को लॉक कर रखा है। रिप्रेजेंट द ऑक्टोपस विथ O एंड ह्यूमन विथ H। कैन यू राइट द फॉर्मूला फॉर दिस कॉम्बिनेशन? डू यू गेट OH एज द फॉर्मूला? मैंने अभी क्या बताया कि 4 ह्यूमन बींग्स हर एक के पास 2 हाथ हैं। अब उसे 8 हाथ को लॉक करना है तो 4 मिलेंगे ना, तो इसमें फॉर्मूला वैसे ही बन गया OH4। O मतलब ऑक्टोपस तो 1 और ह्यूमन बींग्स 4, ठीक है ना। तो अब हमारा ये फॉर्मूला बन गया OH4। द सबस्क्रिप्ट फॉर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ह्यूमन हेल्ड बाय द ऑक्टोपस। जो हमारी सबस्क्रिप्ट है 4, जो ये है ना हमारी OH4 में जो ये 4 है हमारा, दूसरे उससे हाईलाइट कर देते हैं इसको कलर से। जो ये 4 है हमारा, ये पता है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारी सबस्क्रिप्ट है, ये हमारी सबस्क्रिप्ट है और ये उन नंबर्स ऑफ ह्यूमंस को रिप्रेजेंट करता है जो कि ऑक्टोपस ने पकड़े हुए हैं, ठीक है। The valencies of some common ions are given in the table 3.6. We will learn about more valencies in the next chapter. ये जो कुछ valencies हैं और symbols 3.6 टेबल हमारी जो है इसमें हमें दिखाई हुई हैं और कुछ आगे के valencies हम किस में लर्न करेंगे इससे अगले चैप्टर में। तो ये भी आप लर्न कर लीजिए, मतलब एक बार देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो वाइल राइटिंग अ केमिकल फार्मूला आर एस फॉलोज। मतलब कुछ रूल्स ये रखे हैं कि हमें केमिकल फार्मूला को राइट करते हुए इन्हें ध्यान में रखना चाहिए। द वैलेंसीज और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। मतलब जो वैलेंसी है जो चार्ज है आयन्स पे वो बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना। When a compound consists of a metal and a non-metal, the name of a symbol of a metal is written first. For example, calcium oxide CaO, sodium chloride NaCl, iron sulfide FeS, sodium copper oxide CuO, etc. इट मीन्स कि जो भी हम कंपाउंड बनाएंगे तो उसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इस कंपाउंड में जो सबसे पहला लेटर लिखा हो वो किसका हो? मेटल का, नॉट अ नॉन मेटल। देखिए इन सब में मेटल का ही लिखा हुआ है कंपाउंड में। ये पहला कंपाउंड जो है हमारा, ओके, जो ये है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड में हमारा लिखा हुआ है, तो इसमें कैल्शियम एक मेटल है ना, और ऑक्सीजन जो हमारी है वो हमारी नॉन मेटल है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड, और जैसे ऐसे देखिए सोडियम क्लोराइड में, तो सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है। और ऐसी कॉपर ऑक्साइड में कॉपर, ठीक है। तो ये सब हमारे मेटल और नॉन मेटल है। मेटल हमेशा फर्स्ट लिखा जाता है और नॉन मेटल हमेशा बाद में। In compounds formed with polyatomic ions, the number of ions present in the compound is indicated by enclosing the formula for of an ion in a bracket and writing the number of ions outside the bracket. It means कि इन ions इन compounds में जो polyatomic ions से बनते हैं उनमें जो ions का नंबर होता है ना compound में, वो किससे रिप्रेजेंट करा जाता है? फॉर्मूला ऑफ आयन से, जो कि ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल MgOH2, ये हमारा एक ऐसा कंपाउंड है जो कि पॉली एटॉमिक आयन से बना हुआ है OH2। OH हमारा एक पॉली एटॉमिक आयन है ना, पॉली एटॉमिक आयन है, तो ये हमारा MgOH2 ये से ऐसे बना हुआ है ना। और इसमें बोला हुआ है कि एनक्लोजिंग द फॉर्मूला ब्रैकेट नंबर ऑफ आयंस आउटसाइड द ब्रैकेट। इट मीन्स जो कि जैसे इसमें MgOH2 है
ये जो 2 है ये ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है ना इस तरीके से MgOH2, तो इसमें जो हमारा 2 है ये हमारा ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है। तो इसमें जो हमारा ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है ये इसी को इंडिकेट करता है कि पॉलीएटॉमिक आयंस में जो ये कंपाउंड जो बनते हैं पॉलीएटॉमिक आयन से, इसमें जो हमारी चार्ज होता है ना, चार्ज होता है जो हमारा वो नंबर ऑफ आयंस का वो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ होता है। In the case of the number of polyatomic ions is 1, the bracket is not required. For example, NaOH. It means कि अगर जो पॉलीएटॉमिक आयंस हैं उसमें जो वैलेंसीज हमारी अगर बैलेंस हो जाती है, क्योंकि Na की और O2 OH की दोनों की 1 होती है, तो अगर इनकी बैलेंस हो जाती है तो इसमें हमें ब्रैकेट के आगे कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है ना। फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स. Now we will read about the formula of simple compounds. I think this is completed. बस ये मॉल कॉन्सेप्ट है, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाएगी अगर इसमें हम मॉल कॉन्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है ना। ये वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये बहुत छोटा सा है मॉल कॉन्सेप्ट, इतना बड़ा नहीं होता ये। ठीक है ना। तो हम यहाँ तक करेंगे आज फॉर्मूला यूनिट मास तक। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास एंड मॉल कॉन्सेप्ट, यहाँ से आगे मॉलिक्यूलर मास मॉल कॉन्सेप्ट तो देखते हैं। चलिए। Formula of simple compound. The simplest compounds which are made up of 2 different elements are called binary compounds. जो सिंपल कंपाउंड्स जो 2 डिफरेंट एलिमेंट से बनते हैं वो होते हैं बाइनरी कंपाउंड। यहाँ पे अगर सिंपल कंपाउंड की आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए तो यू कैन राइट इट। द सिंपल कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज बाइनरी कंपाउंड्स। वैलेंसीज ऑफ सम आयंस आर गिवन इन टेबल 3.6। मतलब जो अब टेबल 3.6 आपने देखी थी तो उसमें कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसीज लिखी हुई थी। या आपने देखा था ना बहुत अच्छी तरीके से कि उसमें कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसीज लिखी हुई थी। यू कैन यूज दीज टू राइट फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स. While writing the chemical formula for compounds, we write the constituent element and their valencies as shown below. मतलब जैसे कि एग्जांपल हमें दिखा रखा है ना, तो इसमें बोला हुआ है कि जिस फार्मूला केमिकल फार्मूला को लिखते हुए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, क्या ध्यान में रखना चाहिए कि उस एलिमेंट्स की वैलेंसीज क्या है, तभी तो हम फार्मूला बना पाएंगे। जैसे ये है H हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन भी 1 है, तो ये हमारा HCl बनेगा। कोई वैलेंसी वैसी नहीं है ना, HCl बनेगा, कोई किसी पे 2 वैलेंसी नहीं है या 3 वैलेंसी नहीं है, तो ये हमारी HCl ही बनेगा। ठीक है। ऐसे ही इसमें कुछ एग्जाम्पल से रखें, आप इन्हें रीड कर लीजिए और चलिए देखते हैं अब आगे। हेयर द वैलेंसीज ऑफ द 2 एलिमेंट्स आर द सेम. यू मे अराइव एट द फॉर्मूला CA2O2 बट वी सिंप्लीफाई द फॉर्मूला एज CaO. जैसे ये है ना CA2O2, ये हमारा कैसे बना मैं बता देता हूँ आपको। Ca हमारा जो होता है वो होता है कैल्शियम, जिसकी वैलेंसी होती है 2, और O जिसकी वैलेंसी भी होती है 2, तो ये बन गया CA2O2। तो ये जो 2 होता है ना दोनों तरफ, ये एक फार्मूला होता है एम्पेरिकल फार्मूला, उससे हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला, ओके। तो एम्पेरिकल फार्मूला से हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हमें दोनों तरफ सेम चार्ज आ जाए तो हम इसे रिड्यूस आराम से कर सकते हैं। ठीक है। तो आप इसे ज़रूरी आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये कौन सा कलर ले लिया मैंने, वाइट ले लिया, सॉरी। तो आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। देखिए CA2O2, वैसे ऐसे छोड़ना कुछ अच्छा नहीं होता है, क्या पता आपके टीचर मार्क्स काट ले, बट ऐसे आप ऐसे कर सकते हैं कि जो 2 है ना इन दोनों को दोनों तरफ से कट कर दीजिए तो CaO बन जाएगा, ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, इज़न्ट इट। तो चलिए अब हम देखते हैं, चलते हैं अपने आगे। नोट दैट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH2 एंड नॉट CaOH2। ये देखिए अभी जैसे हमने पढ़ा था कि अगर पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं कंपाउंड में तो उसमें हम ब्रैकेट लगाते हैं बाहर, मतलब जो हमारी चार्ज होता है वैलेंसी होती है वो हम ब्रैकेट के बाहर लगाते हैं। अब इसमें देख ऐसे बताया हुआ है कि CaOH2 ऐसे यूज़ करेंगे कि जो 2 है हमारा, इसे हम
इसे हम बाहर ही यूज़ करेंगे, इसे हम अंदर यूज़ नहीं करेंगे, इसे हम बाहर ही यूज़ करेंगे, इसे हम अंदर यूज़ नहीं करेंगे। इसमें ऐसे बताया हुआ है, जैसे इसमें से बताया हुआ है कि CaOH2 हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, तो इसे हम ऐसे यूज़ ही नहीं कर सकते, इसे हम ऐसे यूज़ करेंगे CaOH2, क्योंकि ये जो टू है ना, ये जो टू है ये O और H दोनों के लिए, खाली H के लिए नहीं। अगर हम इसे देखते हैं, अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो ये टू खाली H के लिए माना जाएगा, न कि O के लिए। तो ये अगर हम ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये बाहर दोनों के लिए है, ठीक है। तो फॉर्मूला यूनिट मास ये भी रह गया। अभी तो मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। मॉलिक्यूलर मास, अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एटॉमिक मास तो मैंने बताया था, इट इज़ द सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस इट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये मैंने आपको जो डेफिनेशन है ये मैंने आपको राइट करके बता दी थी। और मॉलिक्यूलर मास, अब इसमें मॉलिक्यूलर मास की दे रखी है क्या? In section 3.2.2, we discussed the concept of the atomic mass. This concept can be extended to calculate molecular masses. The molecular mass of a substance is the sum of atomic mass of all the elements in a molecule of a substance. Yes, दे रखी है हमें, बहुत ही अच्छी definition है। The molecular masses, ये थोड़ा गलत हो गया। The molecular mass of the substance is the sum of the atomic mass of all the substance and molecule of the substance। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं बहुत ही आराम से आप इसे नोट कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। इट इज़ देयर फॉर द रिलेटिव मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट्स। तो ऐसे भी जो हमारा एटॉमिक मास था उसमें भी एटॉमिक मास यूनिट आपने सुना था, और जो अगर हम इनका कैलकुलेट करते हैं तो इसमें भी एटॉमिक मास यूनिट को रिलेट करा जाता है। Formula mass unit. This is our last topic for today's session. We will continue our chapter tomorrow with mole concept. Okay. Formula unit mass. The formula unit mass of a substance is the sum of the atomic masses of all elements in the formula unit of a compound. अब यहाँ पे definition है, फिर से इसमें चैप्टर में बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाती हैं हमें, आप इसे मार्क कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और अगर आपके एग्ज़ाम में ये पूछी जाए तो आप इन्हें लिख सकते हैं। The formula unit mass of a substance is the sum of the atomic masses of all atoms in a formula unit of a compound. तो ये सब हम लिख सकते हैं। जो फॉर्मूला यूनिट मास होता है सब्सटेंस का वो क्या होता है? उन सब की एटॉमिक मास, जैसे हमारा है CaO, ये थोड़ा अजीब सा बन गया, CaO ये है। अब हमारा कैल्शियम का जो मास है वो तो होता है 40, एटॉमिक मास 40 होता है, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, है ना। जो हमारा एटॉमिक मास होता है 40, और जो हमारा O का होता है 16, ऑक्सीजन का 16। तो जो हमारा फॉर्मूला यूनिट मास बनेगा वो इन दोनों को प्लस करके बनेगा। इज इट क्लियर? इन दोनों को प्लस करके बनेगा हमारा फॉर्मूला यूनिट मास। व्हाट इज द फॉर्मूला यूनिट मास? 56। 56 इज द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ कंपाउंड CaO, इजंट इट? CaO का हमारा फॉर्मूला यूनिट मास है 56, क्योंकि इसमें एक ही कैल्शियम है और एक ही ऑक्सीजन है। तो हमारा जो 56 बनेगा वो इनका फॉर्मूला यूनिट मास बनेगा। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, the only difference is that we use the word formula unit for those substances whose constituent particles are ions. For example, sodium chloride, as discussed above, has the formula unit NaCl. Its formula unit mass can be calculated as, ये जो हमारा NaCl है इसका फॉर्मूला यूनिट मास यहाँ पे डिस्कस हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें बोला हुआ है कि एक डिफरेंस होता है जो जिसकी वजह से हम इस पर फॉर्मूला यूनिट मास उन सब्सटेंस के लिए यूज़ करते हैं जो जिसमें कि आयन्स होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड एक आयन है ना, NaCl हमारा। तो इसमें हम इसका फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करेंगे तो वो इस तरीके से कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो जो मैंने आज आपको समझाया है वो आप रीड करिए और मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आपको कितना समझ में आया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। इफ़ यू लाइक माय एक्सप्लेनेशन सो प्लीज़ get a like on my video and please subscribe my channel and please turn on the notification bell
as you get the first notification of my video that I will upload on the YouTube. So that's all for today video. I will meet you in the next video in the next topic. Till then, bye bye and thank you for watching.